अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 फिज़िक्स का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पार्ट 1 ये 3 वीडियोस पर जो है वो मुश्तमिल हो गई चैप्टर, हम उसमें जो है वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ई कैट के पर्सपेक्टिव से कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आज पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करेंगे, जिसमें वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली रिजल्टेंट वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन, unit null and equal vectors, position vectors, rectangular components of a vector and MCQs कुछ जो है ई कैट के पर्सपेक्टिव से, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पॉसिबिलिटी होती है ई कैट के एग्जाम में। सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स को। वेक्टर्स बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन, मतलब आप ये कंसिडर कर लें कि वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, ये 3 चीज़ें इसमें जो है वो ज़रूरी है। लेकिन स्केलर को अगर आप देखें, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ठीक है, इन 2 चीज़ों से स्केलर डिफाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि जो मैस है, अगर इसको हम ले लिए 5 kg है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 5 है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है, यूनिट है। अब ये इनफ है, मतलब हमें आइडिया हो रहा है कि 5 kg क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट, यानी ये डिस्क्राइब्ड है, एग्जैक्टली जो है वो डिस्क्राइब्ड है। लेकिन अगर आप वेक्टर के केस में देखें, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कभी फोर्स है 5 न्यूटन, ठीक है, मैग्नीट्यूड 5 है ये, ठीक है, ये n जो है फोर्स का यूनिट है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आया कि ये जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में है। आया कि ये ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, राइट तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, किस तरफ है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वेक्टर वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी उसके साथ हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल जो है वो कंसेप्ट है, ये आपने जो है वो ज़हन में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर जो है रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको बेसिकली 2 मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। नंबर 1 जो है वो है सिंबॉलिक मेथड, नंबर 2 है ग्राफिकल। बुक को जो है वो फॉलो करना है, आपने उसको जो है वो ज़हन में रखना है। ये चीज़ें हैं कि मेमोरी भी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी ताकि आप ई कैट में जो है वो फुली जो है वो मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। जितना ज़्यादा बुक पर फोकस करेंगे उतना फायदा है। सिंबॉलिक मेथड क्या है कि वेक्टर को आप जो है वो बोल्ड फेस यूज़ करते हैं, आप उसका फेस जो है वो लेटर का बोल्ड फेस्ड लेटर के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएगी। एक ये इसका मेथड है, एक हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, जो कि नॉर्मली जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन कंपैरिजन में कि बोल्ड आप बनाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली ये है कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, इसका अगर 10 न्यूटन फोर्स है, आपने उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम अपना जो स्केल यूज़ करते हैं, जो रूलर है, उसके साथ हम कह लेते हैं कि जो 1 न्यूटन है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फोर्स जिस तरफ भी आप उसी तरह जो है वो ग्राफ में उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स जो है ये 10 न्यूटन है, ठीक है। आप स्केल पे जो है उसको उसके रिस्पेक्टिव ले सकते हैं, कभी 1 न्यूटन जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो स्केल पे आप 10 फॉर एग्जांपल 100 को आप जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 न्यूटन, तो इसका आप स्केल पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है, पेज पे जो है वो स्केल के रिस्पेक्टिव के इतना आ जाएगा। इसको आप यहाँ तक की जो है ये सिंपली जो है ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि बड़ा अहम है, जिससे आपके जो है वो फर्दर जो टॉपिक्स हैं उसकी बेस बनेगी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स।
जो कि आपने काफ़ी दफ़ा जो है वो स्टडी की है। बेसिक्स का बताने का मेन पर्पज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो एफएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बेसिक लेवल से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपर लेवल पे कुछ चीज़ें बताएंगे ताकि वो भी क्या में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बिल्कुल जो है वो सिंपल टू लाइन्स है। फॉर एग्जांपल ये परपेंडिकुलरली जो है वो कट कर रही हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसको एक्स डैश से और इसको वाई डैश से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये पूरा नाम है उसका। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, इस तरफ जो है वो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ एक्स क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली इस तरफ जो है वाई क्या है, पॉजिटिव है। इसका आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। इस तरफ जो है अगर आप देखें तो वाई क्या है, नेगेटिव है। तो ये सिंपली जो है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। टू जो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलरली जो है वो कट कर रही है, ठीक है। इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये चीज़ जो है आपने ज़हन में रखनी है। ये बेसिकली इसका यूज़ क्या है कि किसी भी पॉइंट को आप लोकेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट पी है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ये पी पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको इस तरह भी हम डिस्क्राइब करते हैं। पी पॉइंट है फॉर एग्जांपल ए बी से जो हमने लोकेट की है इसको। अब यहाँ पे जो पी पॉइंट है उसमें ये जो डिस्टेंस है ये x के अलोंग है और ये जो डिस्टेंस है ये x के अलोंग है और ये वाला जो है ये y के अलोंग, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ से जो है मैं इसको अगर ऐसे ड्रा करूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है और ये वाला जो है ये b है, ठीक है। इस तरह पॉइंट को जो है वो लोकेट करने के लिए इसका जो है वो पर्पस है। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको हम थ्री डायमेंशनली भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, फिर थ्री डायमेंशनली जब हम इसको यूज करते हैं तो उसमें एक z एक्सेस आ जाता है, ठीक है। उसके अगर मैं यहाँ से आपको प्रेजेंट करूँ फॉर एग्जांपल इस तरह जो है आप ज़हन में रख लेंगे, इसको आप z कंसीडर कर लें, इसको x कंसीडर कर लें, इसको y कंसीडर कर लें। ये भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तीनों के दरमियान जो एंगल है आपस में वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में, तीन पॉइंट्स को जब आपने लोकेट करवाना होगा तो आप ये वाला सिस्टम जो है वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए बी सी बुक पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आप एंगल से भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कन्वेंशनली जो हम टेक करते हैं एंगल, ये बुक पे आप बुक को साथ साथ जो है वो आपने जब ये लेक्चर आप सुन रहे हो बुक को साथ आपने रखना है ताकि जो भी मैं बोलूँ आप फौरन जो है उसको मेमोराइज करें और स्पीड से जो है कवर अप करें चीज़ें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सिस ये जो एंगल बनाएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से। विद वाई एक्सिस जो बनाएगा ये उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और विद जी एक्सिस जो बनाएगा उसको हम गैमा से। एक्स एक्सिस को जो है वो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस का बीटा से और जी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम गैमा से। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी आपको जो है वो कन्वेंशनली आपने याद रखना है, क्योंकि ई-कैट में क्वेश्चन जो है वो आपको मेमोरी बेस्ड भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये चीज़ें कुछ आपको याद होनी चाहिए। कुछ कन्वेंशन हैं जो कि आपको टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो कोई भी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन बहुत से आते हैं तो इजीली टाइम सेव करने के लिए आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा है कि वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं हम। वेक्टर एडिशन, वेक्टर ऐड करने के लिए हम रूल यूज करते हैं जिसको हम हेड टू टेल रूल। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और सिंपल रूल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है, ये जो है एक
बी वेक्टर है। इन दोनों को अगर आपने ऐड करना है तो उसका क्या तरीका है कि सिंपली आप जो है वो पहले वेक्टर को आप ड्रा करेंगे इसी तरह, जो सेकंड वेक्टर है मैं इसको इधर आगे कर देता हूँ। ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, इसको आपने ड्रा करना है सिंपली फर्स्ट वेक्टर को। सेकंड की जो टेल है फर्स्ट वन के जो है वो हेड से आपने लगाना। सेकंड वेक्टर की ये जो टेल है ये फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आपने प्लेस कर देनी है सिंपली। तो क्या होगा कि ये जो वेक्टर है ये ऐसे, ये इसके एडिशन को शो करेगा ए प्लस बी, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। यहीं पे जो है वो अगला टॉपिक भी जो है ना आपका कवर हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इन दोनों वेक्टर का सम है जो कंबाइंड है। ए प्लस बी को जब हम कंबाइंड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। मोर देन टू वेक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेक्टर्स जो इफेक्ट है, ठीक है ना। ऑल वेक्टर्स को कंबाइन करने से, जमा करने से जो वेक्टर हमारे पास आ रहा है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल रूल है जो कि हेड टू टेल रूल है। तो अब आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि भाई सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की हेड से मिलेगी। इस तरह के एमसीक्यू मतलब बन सकता है स्टेटमेंट। तो ये आपको हेड टू टेल रूल का जो है वो आइडिया होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन क्या है कि अगर इसी को मैं सब्ट्रैक्ट के तौर पे अगर देखूं कि सब्ट्रैक्शन क्या होगी, उसके लिए आप जरा बताइए, ये पहला वेक्टर है सिंपली, ये जो सेकंड वेक्टर है इसका आपको माइनस जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर आपने लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है ए में से। तो माइनस जब लेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी, उसके इक्वल जो है वो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। क्या करेंगे आप उसको, अब ये वेक्टर है माइनस, इसकी टेल इस पे रखें फर्स्ट वेक्टर की, उसी तरह ये होगा माइनस बी। ये सिंपल जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका जो है वो इसी तरह जो है वो आप रिजल्ट वेक्टर भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। यहां से ये उसी तरह जो है वो ये जो है ए माइनस बी है। तो ये सिंपल जो है वो उसी तरह यूज उसी तरह ही होगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसमें किस तरह की जो है वेरिएशंस आती हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर नंबर्स जो होते हैं 5, 10, मतलब कोई भी जो स्केलर क्वांटिटी है हम उससे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। होपफुली आपने ये साथ साथ बुक को रीड भी करते जाना है और अभी से चीज़ों को जो है वो एनालाइज करते जाना है। मल्टीप्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल सिंपली जो है हम ले लेते हैं कि भाई ये वेक्टर ए है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये 2a हो गया वेक्टर। मैग्नीट्यूड जो है वो इसका डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता, ये इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाता। 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। बेसिकली तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो 0.5 आप लिख सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ये हाफ हो जाता, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये पॉजिटिव नंबर से मैंने जो है इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल -2a से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि सिंपल है, आप ज़हन में रखें, 2 ही पॉइंट्स हैं इसमें मेजर। यानी आप कह सकते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन होगा तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड जब बढ़ जाएगा, एंड स्मॉलर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव वेक्टर है तो उसको नेगेटिव में जो है वो चेंज कर देगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल डेफिनेशंस हैं, कुछ फार्मूलाज आएंगे उसमें, क्या आपने याद रखने हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें यूनिट वेक्टर, जो कि बड़ा अहम है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चन जिसमें से यूनिट वेक्टर क्या है कि
इसका एक सिंपल फार्मूला है वो मैं लिखता हूँ। ये बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की। ये जो हम इस तरह ऊपर सिंबल लगाते हैं कैप टाइप, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर, ठीक है। ये सिंपल है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली ये है कि इसको हम किसी भी वेक्टर की जनरल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आपको मजीद बता दूं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका थोड़ा सा मैं आपको दे दूं आपको आइडिया। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्योंकि आपने अच्छी तरह रियाज़ में y and z कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कन्वेंशंस हैं, आपने ये याद रखनी है कि हम x के अलोंग जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए i यूनिट वेक्टर जो है यूज़ करते हैं, y के अलोंग रिप्रेजेंट करने के लिए j यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, और z के अलोंग हम k यूनिट वेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना अच्छी तरह, क्योंकि ये आगे काफ़ी जगह जो है ये चीज़ यूज़ होगी और आपको हेल्पफुल होगा यार। और इनके दरमियान आप देखेंगे 90 के एंगल ही बनता है, क्योंकि ये वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया, आपको बताया उस पर सारा मैंने, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसका आपको अच्छी तरह जो है वो आइडिया होना चाहिए। आगे जो हम देखेंगे सिंपल है नल वेक्टर, वो क्या चीज़ है, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह यूनिट वेक्टर का याद होना चाहिए। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है 2i + 3j। कैलकुलेशन अगर करनी हो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है कि आप इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाकर मैं आपको जो है समझा रहा हूँ। 13 तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 2i + 3j डिवाइडेड बाय 13। तो ये सिंपल चीज़ है कि ये यूनिट वेक्टर जो है इसके इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो बेसिकली बनता है वो क्या है कि आपसे वो ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, वो ये चीज़ दे दे, एमसीक्यू में ये चीज़ दे दे, बोल से सुना आपने, एमसीक्यू में ये चीज़ दे दे किसी भी ऑप्शन में, और इसी तरह की फॉर्म में मजीद 3 ऑप्शन और आपसे पूछ ले इनमें से यूनिट वेक्टर कौन सा है। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट, तो फिर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वो कि जिस तरह फाइंड करना वो इसी तरह ही है, आपने स्क्वायर करना और फाइंड करते जाना, ठीक है। तो वो आपको पता है कि इसका मैं स्क्वायर करूंगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, ये उसी तरह ही रहेगा स्क्वायर के साथ जो है, इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा, ऑलमोस्ट जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो गया जो है 1 के इक्वल जो है वो आंसर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करेगा, आप देख सकते। तो सिंपल क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या चीज़ है। फर्दर हम मूव करते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है कि इसमें सिंपल है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के इक्वल है उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी जो है वो डायरेक्शन हो सकती है, किसी तरह भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं। सिंपल इसको आप नहीं मानिए। देन है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स उसके नाम से जा रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन भी जो है सेम है, इसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़हन में रखनी है आपने। लेकिन ये उसकी पोजीशन जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर फॉर एग्जांपल मैं ये दे रहा ऐसे, तो बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फिर भी जो है ए जो है वो बी के इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जो है वो सेम है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उनकी लोकेशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मेन चीज़ है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम। तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें पोजीशन वेक्टर है।
और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट वन, स्पेशली जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पोजीशन वेक्टर को देख लेते हैं, आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। कार्टेशियन सिस्टम, ये x है, ये y है, ओरिजिन है, ये पॉइंट P आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A B इसको ले लें। तो ये बेसिकली वेक्टर ऐसा है जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब इसमें जो चीज यहाँ बुक में यूज कर रहा है, ये r से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये x के लॉन्ग जो डिस्टेंस है ये है, ये b है। हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है वो इस तरह हम लिखते हैं इसको, a I प्लस b j। r का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आपको मैंने बता दिया है, यूनिट वेक्टर के साथ जो होगा इसका स्क्वायर, d इसके साथ है इसका स्क्वायर, इस तरह इसको लिख सकते हैं आप। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस तरह हम पोजीशन को लोकेट करते हैं। सिमिलरली जो है वो k भी आ सकता है 3 डायमेंशन में, अगर उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, ये चीजें जो है वो साथ साथ चलती जाएंगी। आप डायग्राम देख भी सकते हैं बुक में, 3 डायमेंशन में 3 पॉइंट्स, लेकिन मेन चीज है कि पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर। उधर हम जल्दी से जो है नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये क्या चीज है। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज हैं जो ईगल के पर्सपेक्टिव से थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह बन सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे जो है वो क्लियर होने चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सिंपली जो है मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, उसी तरह ये x है, ये y है, ये वेक्टर a है। स्पीड से इसको कवर अप करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो 90 का एंगल बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसके मैं कंपोनेंट डिवाइड करूँ, यानी इसको रिजोल्व करूँ, रेजोल्यूशन करूँ इसकी, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ये ax है, ये ay है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये x के अलोंग x कंपोनेंट है, जो वर्टिकल पार्ट है उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं ए वाई। इट्स मीन कि मैं ए को जो है वो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स आई रिप्रेजेंट करने के लिए, वाई जे, ये जे वाई के लॉन्ग और आई एक्स के लॉन्ग, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। लेकिन इसमें जो चीज़ है कि आपने फाइंड करना है ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल थीटा आपने ये जेन में, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो कि जेन में रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उनको लहरा से आपको बताता हूँ यहाँ पे, जो कि आपने याद रखना, आपको काम आती होगी। ये हाइट है, ये बेस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये एंगल थीटा एग्जैक्टली उसी तरह, ठीक है। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। यहाँ से अगर कोस थीटा आपने फाइंड करना है तो वो क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली टैन थीटा आपने फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिमिलरली साइन थीटा आपने फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यही चीज़ आप उधर अप्लाई कर दें। अगर ए एक्स जो है वो फाइंड करना है आपने, ठीक है, इसको आप सिंपली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ए एक्स है, ये बेस है, कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आप देख सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से ए एक्स, हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए, ये कोस थीटा, तो वेक्टर ए किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ से ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए कोस थीटा वेक्टर ए। सिमिलरली ए वाई के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि कौन सी
डायमेंशन इन्वॉल्व है वहाँ पे, ये परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है और वेक्टर ए हाइपोटेन्यूज, तो ये ए साइन थीटा। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि वो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो ये चीज़ें बताने का मेन मकसद है आप रिवाइज हो जाए, आपके कंसेप्ट जो है आपको याद हो जाए अच्छी तरह। नेक्स्ट अगर एंगल फाइंड करना हो थीटा, बाकी आप सिंपली जो है वो देख सकते हैं, थीटा आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको पता परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, थीटा टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा ये होगा एक्स। ठीक है, ये फार्मूला भी आप ये एजेम में रखें जितना, क्योंकि इसको भी यूज हो सकता है। ये हो गए हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब कुछ एमसीक्यूज हैं 4-5 जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें आपने किस तरह एनालाइज करनी है। ये सारे को मैं अरेंज करता हूँ ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर लें। अभी ज़रा फ्रेंडली इसको यूज़ कर लो। नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन हैं हम स्पीड से कवर अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस, मेरे एक डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम वो शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम है, ठीक है, इस तरह की डायग्राम है, ठीक है, ये 9 न्यूटन फोर्स है, ये न्यूटन फोर्स है, इस तरह एक्ट कर रही है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये डायग्राम तो आपने खुद एनालाइज करनी है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल होगा। फर्स्ट में वो ऑप्शन दे रहा है 21 न्यूटन, ठीक है, इस डायरेक्शन में 10.5 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, इस डायरेक्शन में डी जो है 21 न्यूटन, इस डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट आपको पता है कि ये दोनों आपस में जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। जाहिर बात है ये एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट और ये वाई के लॉन्ग 9 न्यूटन, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो 90 डिग्री जब एंगल बन रहा होगा आपको पता है रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली जो है इसका स्क्वायर करें, नाइन का स्क्वायर करें, 144 प्लस 81 किसके इक्वल, 15 न्यूटन। ये डायरेक्शन उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब आप कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन जो आप इजीली उसको अप्रोच कर सकते हैं कि हमने इसको किस तरह टैकल करना है क्वेश्चन को। फर्दर हम सेकंड एमसीक्यू की तरफ जाते हैं कि सेकंड एमसीक्यू में क्या कह रहा है। there are two forces of 10 न्यूटन magnitude act on a body making angle 60 degree and 90 degree with x axis, then x component of their resultant, ये आपने कैलकुलेट करना है, x component of their resultant। आप सिंपली जो है इसमें मेमोराइज करें, तो आपको मैं शॉर्ट टेक्निक्स भी बताऊंगा किस तरह आपने इसको जल्दी अप्रोच करना है। ये फोर्स है एक F1 और एक F2 है जो कि 90 डिग्री बना रही है और ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, इट्स मीन कि ये रिजल्टेंट है, ठीक है, x कंपोनेंट, इसमें इसका ये जो है y कंपोनेंट और ये x है जिसको हम F1x कह देंगे। इसका तो x आएगा नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री है नॉर्मल, इसका तो x रोल ही नहीं पड़ेगा। F1x अगर हम उसको लिख भी दें फॉर एग्जांपल F2 cos थीटा आ जाएगा और इसका भी जो है cos थीटा आ जाएगा। जब यहाँ पे cos जो है वो 90 डिग्री लिखेंगे तो वो तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, ये पूरा फैक्टर जो है ना इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जब 60 डिग्री लगाएंगे आपको पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है 10 न्यूटन, 10 और cos 60 क्या होता है 1/2। ये भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बना दूंगा ताकि आपको याद हो कि cos 60 किसके इक्वल है, sin 60 किसके इक्वल है। ये आप इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा जो कि ये इसका आंसर है, ठीक है, 5 न्यूटन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे की तरफ आते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि a किसके इक्वल है b प्लस सी। ये आप देख रहे हैं कि ये इसका रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का सम है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा की है, ये आप गौर से देखें, ये b वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, देन ये इसका रिजल्टेंट है। अब वो कह रहे हैं कि एंगल a एंड c के दरमियान, यहाँ से वो a एंड b के दरमियान भी पूछ सकता है, जिस तरह भी हो आपने उसी तरह इसको एनालाइज करना है। a एंड c के दरमियान जो एंगल है
ये आपने बताना है। आपको पता है कि ये बेस है जो कोस थीटा है, एग्जाम्पल कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, इसका भी मैं आपके फार्मूला से जो है आपको आइडिया हुई है। ये बेसिकली होता है बेस ओवर हाइट या हाइपोटेन्यूज। तो पता है कि ये थीटा इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, आपको आइडिया हो गया। अब आपको पता है कि बेस किसके इक्वल है, ये बेस है जो कि सी है, क्या है 3, ये आई है, और ये हाइपोटेन्यूज है जो कि क्या है 5, ये 5 आ गया, ये कोस। तो आपको पता है 3/5 ये इसका आंसर है, ठीक है। जल्दी से आप इसको अप्रोच करें, तो ये सिंपली आप चीज़ों को याद होंगी, कुछ फार्मूलाज याद होंगे तो जल्दी से जो है उसको एनालाइज कर लेंगे कि ये इसका आंसर है। यहाँ पे भी आप इजीली जो है अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रा कर देता हूँ, तो आगे आपको इन रेशोज के जो फार्मूलाज जो कि आपके टिप्स पे होने चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन जो कि जल्दी से आप उसको कर लें और साइन जो है अपना सेव कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये हर जगह जो है वो यूज होगा, मैथ में भी काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। इसमें ये आप ले लें कोस, साइन ले लें, टैन ले लें, 0 डिग्री ले लें, ये यूज होगा 30 डिग्री, 45, 60, 90। इसमें आप कोस को याद करें, साइन आपको जो है वो रिमेंबर हो जाएगा। कोस पे फोकस करना है, 0 डिग्री 1, 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। साइन है, रिवर्स कर दें, 0 और 90 इस केस में रिवर्स हो गई, यानी साइन 0 0, साइन 90 1 आएगा, ये एज इट इज रहेगा 45, ठीक है। ये भी रिवर्स हो जाएगी, ये 1/2 इधर आ गया साइन के केस में, और ये इधर आ गया। मीन कि ये याद हो जो इसको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, अच्छी तरह इसको ज़हन में रख सकते हैं। tan के केस में क्या होगा, 0 0 ही है, 90 जो है वो इंफिनिटी है, ठीक है। इसको ज़हन में रखना आपने। 30 डिग्री जो है वो ये है। नेक्स्ट दो क्या होंगे, ये ऊपर वाला जो है पहले आ रहा है, ऊपर वाले को पहला कंसीडर कर लें, ये 45 डिग्री के लिए आएगा, नीचे वाले को बाद में कंसीडर कर लें, ये 60 डिग्री के लिए। ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। थैंक यू। ये चीज़ें जो है आपने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, फर्दर हम इसको जो है स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।